हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। दिख रहा है फिगर? से स्क्रीन शेयर नहीं रखते? ठीक, हाँ शेयर कर दिए। एक मिनट, दिख रहा है? यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए? सर हार्टली ऑसिलेटर। हार्टली ऑसिलेटर, गुड। अब देखो हार्टली ऑसिलेटर में यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग जनरलाइज पढ़ रहे थे, याद आ रहा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? जनरलाइज पढ़ रहे थे। जनरलाइज में सबसे पहले क्या क्या पढ़ रहे थे? यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, जेडल के वैल्यू निकाल चुके थे। जेडल के वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। हाँ हेलो। अब यस यहाँ सर। पर जेडल के वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। उसके बाद हम लोग देखो यहाँ तक किसी कोई डाउट है जेडल के वैल्यू तक? नो सर। ओके। अब देखो हम लोग जब ऑसिलेटर पढ़े थे, याद करो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ए बीटा हम लोग बर्कहॉसन क्राइटेरिया क्या होता है सबको पता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, याद करो जब हम लोग फीडबैक ऑसिलेटर जब हम वहाँ पर डिस्कस किए थे, फीडबैक मीन्स बीटा। बीटा क्या था, किसी को याद है? बीटा क्या था? माने थे बीटा, बीटा क्या था? बीटा इधर, सर जो हाँ बोलो। सर जैसे कि जो आउटपुट है वो आपका इसका गेन जो ए होता है ए बीटा होता है, तो बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा जो वी आई है। वी आई अपॉन वी नॉट, ये हम लोग पढ़े थे ना? यस। ये सबको पता है। मतलब कि फीडबैक फैक्टर का वी आई अपॉन वी नॉट। अब यहाँ पर देखो, अब यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर रहा है, ठीक है। जेडल इक्वल टू क्या होता है हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। अब हम लोग क्या करना है, फीडबैक वोल्टेज निकालना है। फीडबैक वोल्टेज हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कि लास्ट क्लास में हम ध्यान दिया, समझना यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज किसके अक्रॉस था? आउटपुट अक्रॉस जो वोल्टेज था किसके अक्रॉस था? 3 और 2, यही था ना? 3 और 2 के बीच में। हाँ 3 और 2, 3 और 2 के क्रॉस था। हम उन्होंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि 3 2 क्या है, यहाँ एक तरह यहाँ पर क्या है, ये भी 3 ही है क्योंकि बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट। तो मतलब कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, 3 और 2 के क्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। अब देखो आउटपुट वोल्टेज मान लो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज वी नोट, सपोज यहाँ पर क्या है, वी नोट है, किसके क्रॉस वी नोट है? 2 और 3 के क्रॉस, ठीक है। इस सबको पता है 2 और 3 के क्रॉस वी नोट है। अब यहाँ पर ध्यान देना, इनपुट वोल्टेज किसके क्रॉस है? इनपुट वोल्टेज 1 और 2 के क्रॉस। इनपुट वोल्टेज किसके क्रॉस है? 1 और 2। 2 कहाँ है? यहाँ पर 2 है, और 1 क्या है? यहाँ पर 1। शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से मतलब कि 1 यहाँ हो गया, यहाँ पर ये ऑलरेडी यहाँ पर 2 तो है ही। तो 1 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल क्या है, एक तरह से इनपुट वोल्टेज, ये क्या है? इनपुट वोल्टेज। एंड 2 और 3 के बीच में जो वोल्टेज है वो क्या हुआ है? आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो। अब देखो, अब 1 और 2 के बीच में, अब यहाँ पर क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तब 1 और 2 के बीच में इनपुट वोल्टेज है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना क्या करना है? इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है हमें। इससे क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, बीटा निकल जाएगा।
इससे क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमें पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल जो है वो उसके अक्रॉस क्या है, इनपुट वोल्टेज। अब यहाँ बताना है कैसे निकालोगे, बताना कैसे निकालोगे। वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर दो, वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर दो, निकल जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, यहाँ पर क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो अब यहाँ पर हम एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो तुम्हारा क्या है, Z2, ये क्या है, Z2 है, यहाँ पर क्या है, Z1 है, ठीक है। अब यह इसके क्रॉस मान लो यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ, कितना दिया हुआ, V। तो Z1 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, Z1 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, कितना तो पता होगा सर V Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। V Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, Z2 कौन सा वोल्टेज हो गया, कौन सा वोल्टेज हो गया, अक्रॉस V, अक्रॉस Z1, Z1 मतलब कि V1 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक सेम चीज को, सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। देखो यहाँ पर सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है हमें, इस Z1 के अक्रॉस हमको क्या क्या करना है, वोल्टेज निकालना है। जैसे सेम यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई किया है, देखो हमें क्या निकालना है, VF मतलब कि फीडबैक वोल्टेज, मतलब कि यहाँ V1। तो यहाँ पर क्या किया है, देखो Z1 HI ये दोनों को पैरेलल करके हम एक कंसीडर कर रहे हैं। Z1 एंड HI को पैरेलल कंसीडर कर लो तो क्या बन जाएगा, जैसे में Z1 और HI को कंसीडर कर देंगे तो मान लो कि यहाँ पर एक बन गया, ठीक है। Z1 पैरेलल कितना क्या हो जाएगा, HI। हम ये दोनों को हम एक कर दिए, दोनों क्यों कर दिए, क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड जो टर्मिनल है वो तो Z1 HI दोनों पैरेलल में, इसलिए हम दोनों को पैरेलल करके एक हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इंपीडेंस बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसके क्रॉस जो इनपुट वोल्टेज है वही यहाँ पर क्या बन रहा है, VF बन रहा है। तो क्या बन रहा है, VF बन रहा है। तो VF को निकालने के लिए कितना क्या करेंगे, VF इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले उसके क्रॉस वोल्टेज, मतलब उसके अक्रॉस क्या कहते हैं, इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस कितना होगा, Z1 पैरेलल HI, ठीक है। सप्लाई कितना होगा, टोटल जो आउटपुट वोल्टेज कितना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से टोटल जो आउटपुट वोल्टेज कितना है, इसको V0, इसको V2 ले लो या V0 ले लो। V0 अपॉन कितना होगा, टोटल इम्पीडेंस। तो टोटल इम्पीडेंस कितना है, सेम यहाँ पर देखो VF इक्वल टू कितना हो गया, वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करेंगे तो ये भी कर देते, इसी से समझ आने की कोशिश करते। देखो वोल्टेज फीडबैक टू इनपुट टर्मिनल फर्स्ट एंड सेकंड डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल डिवीजन रूल। पोटेंशियल डिवीजन रूल अप्लाई करने के बाद VF निकालें, V0 मल्टीप्लाई Z1 पैरेलल HI। Z1 पैरेलल HI क्यों है, क्योंकि दोनों के इक्विवेलेंट ले लिए। अब क्या होता है, ऑलरेडी वोल्टेज डिवीजन हम अभी बताए थे, Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। Z1 हो गया, फिर Z1 प्लस Z2 जगह पर Z3 हो गया। समझ में आया सबको, समझ में आया, यस या नो बोलो। यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या किए हैं, जो फीडबैक वोल्टेज है, यहाँ पर Z1 के क्रॉस उसके क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, उसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो Z1 के क्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो Z1 और HI क्या है, दोनों पैरेलल में है, इसलिए दोनों को पैरेलल करके हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाती है।
वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन गया, Z1 पैरेलल HI बन गया। ठीक है, अब मान लो Z1 पैरेलल HI एक ही रहोगे। अब उसके बाद क्या करो, वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करने के बाद Z1 के अक्रॉस वोल्टेज नहीं निकल जाएगा। हेलो बोलो, अब देखो समझ, एक मिनट, कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा कि चल, अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये क्या है, ग्राउंड है, तो इसके रिस्पेक्ट में या यहाँ का टर्मिनल का वोल्टेज मान लो कि क्या है, V0 है। ठीक है, तो एक अब समझने की कोशिश करना, अब यहाँ से इसके क्रॉस क्या है, V0 है, अब इसके क्रॉस V0 हुआ और या इसके क्रॉस V0 हुआ, दोनों का क्रॉस कितना हो गया, V0 ही हो गया ना। देखो यहाँ इसके क्रॉस हो गया, या तो इसके क्रॉस ले लो, या तो तुम क्लॉकवाइज मूवमेंट करो या लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करो। 2 से 3rd टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल है कितना है, V0 सर। V0 है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ हम फॉलो किए हैं, जैसे में अब देखो फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ क्या है, सेकंड टर्मिनल ये है, ये क्या है, ग्राउंडेड है, सेकंड टर्मिनल क्या है, ग्राउंडेड है। तो इस सेकंड टर्मिनल के रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल मान लो कि तो आउटपुट वोल्टेज V0 है, यही है ना, सेकंड थर्ड। यस। सेकंड थर्ड जो टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। तो आउटपुट टर्मिनल जो वोल्टेज है क्या है, V0 है। इस समय में आ रहा होगा V0 ये सेकंड थर्ड टर्मिनल। अब दूसरा से समझने की कोशिश करना। अब ये सब भूल जाओ, समझो कि मान लो Z1 सीखो, उसको भूल जाओ, क्योंकि Z1 और HI को दोनों पैरेलल है, इसको हम इक्विवेलेंट करके हम Z1 पैरेलल HI करते हैं। अभी बताना, अब इस यहाँ इस ये क्या है, ग्राउंडेड है, समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ग्राउंडेड है। इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब यहाँ इधर हम जो मूवमेंट करते हैं, यहाँ तक का पोटेंशियल कितना है, हेलो, V0 सर। V0 है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए हम इसको सिंप्लीफाइड सर्किट में बनाते हैं। सिंप्लीफाइड सर्किट जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, बिकॉज वो भी तो आपका 2 से 3 तक कई नोड के बीच में ही है ना सर, बस वही potential। हाँ, क्योंकि यहाँ से 2 से लेके यहाँ तक जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो ये पोटेंशियल कितना है, 2 से 3 है, और 2 से 3 है तो 2 से 3 जो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज V0। तो जब V0 दिया हुआ है तो एज लाइक एक पोटेंशियल डिवीजन नहीं अप्लाई हो रहा है। इस तरह से मान लो कि Z1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा Z2। अब ये टोटल यहाँ पर तुम्हारा वोल्टेज कितना हो गया, V0, तुम्हारा कितना हो गया, V0। अब तुमको Z2 के अक्रॉस तुमको पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल डिवीजन अप्लाई करके Z2 के अक्रॉस पोटेंशियल निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, सिंपल है कि इस 2 और 3 के अक्रॉस तो पोटेंशियल V0 दिया हुआ है। आज जब हम इधर से मूवमेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में भी 2 से 3 में V0 ही दिया हुआ है। तो एक तरह से तुम्हारा ये एक रेजिस्टेंस Z1 हो गया, दूसरा हो गया Z3। टोटल जो सीरीज है उस सीरीज के अक्रॉस टोटल तुम्हारा पोटेंशियल हो गया V0। तब वो टोटल पोटेंशियल V0 हो गया, तो पोटेंशियल डिवीजन अप्लाई करने के बाद Z1 के क्रॉस हम पोटेंशियल निकालते। अब Z1 के क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे तो कितना होगा, देखो यहाँ पर कितना है, Z1 के क्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे मतलब क्या है, उसको हम फीडबैक वोल्टेज बोल रहे हैं। फीडबैक वोल्टेज इक्वल टू क्या हुआ, V0 मल्टीप्लाई Z1 पैरेलल HI अपॉन Z1 पैरेलल HI प्लस Z3। इस समझ में आया सबको, समझ में आया, हेलो, जल्दी बोलो यस और नो, हम आगे बढ़ेंगे। हेलो,
इतना समझाने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? हेलो, सिंपल पोटेंशियल डिवीजन लगाया है, बोलो यस या नो। कुछ बोलेगा नहीं? क्या हुआ, नहीं समझ में आया? क्या तुमने एकदम बेसिक एकदम इतना समझाने के बाद आवाज आ रहा है ना? यस चलो, तो इतना समझाने का कि Z1 HI पैरेलल हो गया तो क्या हो गया? Z1 पैरेलल, हाँ सर, ये क्लियर हो गया सर। तो बोलना चाहिए ना, वो तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग बोल नहीं रहे तो पीछे समझाना पड़ गया। वही मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ का जो पोटेंशियल है ये क्लियर हो गया सबको, BF यहाँ वाला। यस यस सर। तो ये वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करने के बाद तुम्हारा ये BF क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि फीडबैक वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, BF अपॉन V नॉट। तो यस सर। BF अपॉन V नॉट एक तरफ कर एक तरफ भेज दिए, तो क्या बन गया तुम्हारा ये जो टर्म है, क्या बोलते हैं, ये Z1 प्लस HI अपॉन Z1 प्लस HI प्लस Z3, उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले उसको डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ तो सब समझ में आ गया होगा? यस सर। ठीक है। अब इसका फीडबैक फैक्टर निकलने के बाद, अब यहाँ देख देखो, ठीक, तुम ध्यान देना, फीडबैक फैक्टर सबको निकल गया। अब इसको हम यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन किए हैं, बीटा इक्वल टू कितना आ गया, Z1 मल्टीप्लाई HI अपॉन Z3 Z1 प्लस HI ब्रैकेट में Z1 प्लस Z3, ये तुम्हारा बीटा निकल गया। बीटा निकलने के बाद अब तुम्हारा क्या निकालना है, वोल्टेज ये निकालना। तो हमें ऑलरेडी हम बोले थे लास्ट क्लास में कि वोल्टेज गेन देख के आना। वोल्टेज गेन क्या होता है कॉमन मीटर में, बोलो जल्दी। वोल्टेज गेन इक्वल टू माइनस HFE अपॉन HI इंटू ZL। जब यस सर। हाँ, तो अब हम देखो माइनस HFE अपॉन HI तो छोड़ दो, ZL के वैल्यू हम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ZL की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखो ZL की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसका वैल्यू कितना होगा। लास्ट क्लास हम ऑलरेडी ZL का वैल्यू कितना आया था हम लोग देख चुके थे। अब वहाँ ZL के वैल्यू पुट कर दो। अब ZL के वैल्यू पुट करने के बाद तुम्हारा इस तरह से क्या आ गया, वोल्टेज गेन निकल गया। वोल्टेज गेन कैसे निकल गया, समझ में आया होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, किसी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अब वोल्टेज गेन तुम्हारा निकल गया। अब वोल्टेज गेन निकलने के बाद हमें कंडीशन पता है प्रिकॉशन क्राइटेरिया से कि ए बीटा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ए तुमको निकल चुका है वोल्टेज गेन, और जस्ट अभी निकाले हैं, ए निकल चुका है। बीटा इसे जस्ट पहले निकाले थे, बीटा का वैल्यू इतना था, Z1 इंटू HI, बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ पर तुम्हारा इक्वेशन आ गया, इसी को ऊपर वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म क्या होगा, इससे इससे क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये HI से HI कट गया, अब उसके बाद तुम्हारा ये टर्म तुम्हारा बच जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये तुम्हारा यह इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो ये चीज कुछ समझ में आ गया होगा, फिर उस बात कुछ है ही नहीं, ऑसिलेटर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पर यस सर, वही ना, जैसे कि माइनस HFP Z1 Z2 को एक तरफ और ये इक्वल टू तरफ में, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला है वो चला गया है। हाँ, फिर बस इक्वेट कर दे। हाँ, उसको इक्वेट करके फिर इक्वल एक तरफ करके एक जनरलाइज इक्वेशन निकाल लिया, या तो इक्वेशन आ गया तुम्हारा LC ऑसिलेटर का जनरलाइज इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर देखो जो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक जिसको समझ में आ गया होगा तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन क्यों ना,
तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंसेप्ट यहाँ पर तुम लोग को रिकॉल करने की जरूरत है, हम एक बार रिवाइज करवा रहे हैं। पहला रिकॉल करने की जरूरत है जेडएल निकालना, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग फाइंड किए थे, जेडएल कैसे निकाले थे। ये पहला है, क्या करना है, जेडएल निकालना है, जेडएल निकल गया। सेकंड कंसेप्ट करना क्या है, बीटा। बीटा हमको पता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, ये हुआ तुम्हारा बीटा। अब इनपुट वोल्टेज हमको अभी जस्ट डिस्कस किए थे, इनपुट वोल्टेज क्या है, वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करने के बाद वहाँ पर तुम्हारा निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा। तो हम ऑलरेडी हम पता है, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड टर्मिनल क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। सेकंड थर्ड टर्मिनल के बीच में आउटपुट वोल्टेज तुमको पता है, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हो तो सेकंड और थर्ड टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल कितना है, सेम है, वी नॉट ही है। तो सेकंड थर्ड टर्मिनल तो सेम ही है ना, इसके कारण पोटेंशियल तो सेम ही है। तो हम वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करने के बाद हम इनपुट वोल्टेज वहां पर निकाल सकते हैं। तो वही इनपुट वोल्टेज निकालने के बाद हम लोग बीटा निकाल दिए। बीटा निकालने के बाद हम लोग को पता है कि वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, -HFE/HI × ZL। अब क्या होता है, अब यहाँ जो वैल्यू निकाले तो वैल्यू जेडएल का वैल्यू पुट कर दिए। अब हमको वोल्टेज गेन निकल गया, बीटा पता है, दोनों का प्रोडक्ट हम पता है, बर्खाउसन क्राइटेरिया क्या कहता है, A × बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो बर्खाउसन क्राइटेरिया अप्लाई करके जनरलाइज इक्वेशन को हम लोग को निकल गया। किसी कोई डाउट है, किसी भी पॉइंट पर बोलो, जिससे हम समझा सकते हैं। तो जैसे कि इस पे न्यूमेरिकल जो आता है, जो लास्ट में जो इक्वेशन मेरा फाइंड किया उसमें हम नोमेरिकल पर आते हैं। यहाँ तो जब समझाए हैं, यहाँ तो समझ आया कि नहीं, हम नोमेरिकल पर कब आएंगे, नोमेरिकल तो जरूर करवाएंगे। तो इसलिए यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, वो तो बस सिंपलीफाई किया हुआ, सिंपलीफाई किया हुआ नहीं। किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। हम आते हैं नोमेरिकल पर आते हैं, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, इक्वेशन जनरल फॉर्म ऑफ द एलसी ऑसिलेटर हो गया। अब देखो जनरल फॉर्म एलसी ऑसिलेटर जिसको समझ में आ गया, ऑसिलेटर समझ में आ गया, अब कुछ है ही नहीं, अब देखते चलो। अब पहले क्या करना है, इसको ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग को पता है कि इमेजिनरी टर्म को जीरो करते हैं। इमेजिनरी टर्म को जीरो करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगा, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड जो पैरामीटर है, जो कंडीशन है, ऑसिलेशन होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन कैसे होगा, वो रियल पार्ट को इक्वल टू जीरो करेंगे। रियल पार्ट को इक्वल टू जीरो करने के बाद जो कंडीशन आएगा वो तुम्हारा ऑसिलेशन का कंडीशन आ जाएगा। यही 2 पैरामीटर है। अब देखो, कुछ लोग को इतना डेरिवेशन तो याद रहेगा नहीं, शायद हमें नहीं लगता है इतना डेरिवेशन एग्जाम में आएगा। यदि आता है तो ठीक है, कर लेना, लेकिन जनरलाइज जो इक्वेशन है वो जरूर याद रखो। ये जो जनरलाइज इक्वेशन है, बाकी याद हो या ना हो, जनरलाइज इक्वेशन याद करना, क्योंकि अब देखो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब मान लो अब स्टार्ट कर रहे हैं हटली ऑसिलेटर। अब हटली ऑसिलेटर में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहां Z1 Z2 था वहां L1 L2 आ गया, Z3 की जगह पर कैपेसिटर आ गया। बस क्या हुआ, इम्पीडेंस की जगह पर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर हम यहाँ पर यूज करके हम लोग। अब यहाँ ध्यान देना, जब 2 इंडक्टेंस को एक सीरीज में जब इस तरह Z1 Z2 में सीरीज में जब कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, उसको हटली ऑसिलेटर बोलते हैं। ठीक है, अब तुम आगे पढ़ते हैं, अभी हटली ऑसिलेटर डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब इसके डायरेक्ट क्या करेंगे, जनरलाइज इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो एग्जाम में अब तुम लोग क्या करोगे, जनरलाइज जो है वो आएगा नहीं। अब तुम लोग आता क्या है, हटली ऑसिलेटर आएगा, कैलकुलेट ऑसिलेटर आएगा। मान लो तुम्हारा हटली ऑसिलेटर आता है, तो सिंपल तो लिखना, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द फॉर एलसी ऑसिलेटर। सिंपल। अब देखो जनरल इक्वेशन कितना था, अभी जस्ट निकाले थे, HFE Z1 × Z2 प्लस Z3 × Z1, जो इक्वेशन आया था। हाँ सर, यही था सर। हाँ, अब ये इक्वेशन तुम्हारा आया होगा जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन तुम्हारा याद करना है। और जो पूरा डेरिवेशन कैसे आया है जनरल इक्वेशन, वो सब देख लेते हो तो बहुत फार बेटर है। इसलिए हम बता दिए कि ताकि जनरल इक्वेशन कहाँ से आया है तुम्हें पता होनी चाहिए। अब जनरल इक्वेशन तुम्हारा हो गया।
अब हमें पता है कि Z1 और Z2 क्या है, J ओमेगा L1 इम्पिडेंस। इम्पिडेंस है। यहाँ पर Z2 क्या है, J ओमेगा L2, और Z3 क्या है, माइनस J ओमेगा SC, माइनस JXC, जो भी ले लो। हाँ सर, वहाँ पर कैपेसिटर यूज हुआ है। कैपेसिटर यूज हुआ है। तो इसका Z1, Z2 एंड Z3 का जो वैल्यू है उसमें जनरलाइज इक्वेशन पुट कर तुम्हारा ये इक्वेशन आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब जनरलाइज इक्वेशन पुट करने के बाद अब क्या करो, हमें दो निकालना है। याद रखना, हमें ऑसिलेटर में दो कंडीशन पर क्वेश्चन आता है। शायद तुम लोग असाइनमेंट दिए, असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए, तुम लोग देखे हो असाइनमेंट जब दिए थे उसमें तो देख रहा होगा, गेट के क्वेश्चन जो हम दिए थे उसमें दो ही आता है क्वेश्चन। पहला आया क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछेगा, सेकंड नॉमिकल जो क्वेश्चन पूछेगा कंडीशन पूछेगा, क्या कंडीशन हो ताकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हो, यही दो क्वेश्चन आएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करते हैं। कंडीशन को निकालने के लिए क्या करते हैं, रियल पार्ट को जीरो करते हैं। यही कंसेप्ट है ऑसिलेटर में। अब हम बात करते हैं जनरलाइज जो इक्वेशन आया, इस जनरलाइज इक्वेशन को इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दो। इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे तो क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। सर जैसे कि ओमेगा स्क्वायर वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, फर्स्ट वाला बस L1 अपॉन C रहेगा, थर्ड वाला भी जीरो हो जाएगा और फोर्थ वाला भी सर। हाँ, आप देखो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट वाला जो पोर्शन है यहाँ पर दिख रहा होगा सबको, ये इक्वेशन आ गया सबको, ये इक्वेशन आया, इमेजिनरी पार्ट यही है ना, बाकी तो सब रियल पार्ट है। यस। तो इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आ जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व कर लो। यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये निकल गया सबको, देख लो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्म तो जीरो हो गया, छोड़ दो। अब क्या करें, इतना इक्वल टू जीरो हुआ, इतना इक्वल टू जीरो हो गया। हेलो, इतना इक्वल टू जीरो हुआ। यस सर। देखो अब हम तुम लोग का मैथ नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन तो फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर देते नहीं हैं। सर, ये क्लियर हो गया सर, जैसे कि इमेजिनरी पार्ट है उसको ले इक्वल टू जीरो होगा ना सर। हाँ, अब देखो तो वही है, एक बेसिक चीज है, कुछ लोग को डाउट होगा कि मैं बता दूं। देखो मान लो तुम लोग को मैथ का पार्ट है, ए बी इक्वल टू जीरो है, क्या है, ए बी इक्वल टू जीरो है। तो ए बी इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या होता है, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा। यस सर। अब यहाँ पर ओमेगा तो जीरो है नहीं और एच आई जीरो है नहीं, तो कौन जीरो होगा, L1 प्लस L2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ से गुड, अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तुम्हारा निकल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल गया। तो अब देखो L1 प्लस L2 क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है इसलिए इसको हम L इक्विवेलेंट से हम यहाँ शो कर रहे हैं। क्या किसे शो कर रहे हैं, L इक्विवेलेंट से शो कर रहे हैं। अब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तुम्हारा निकल गया 1/2 पाई रूट अंडर L इक्विवेलेंट इनटू C, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल गया। तो कंडीशन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे सर, रियल पार्ट को जीरो करेंगे। बस रियल पार्ट को जीरो कर दो। देखो यहाँ रियल पार्ट क्या था, यही पोर्शन है रियल पार्ट। हाँ सर, जो फर्स्ट सेकंड जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों तीन टर्म है ना, हाँ टोटल सर। चार। हाँ, तो फर्स्ट सेकंड टर्म को क्या किए, जीरो कर दिए। यहाँ से तुम इसको जब सोल्व करेंगे, यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर अननोन टर्म है। एक ऑलरेडी ध्यान देना कि ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग इमेजिनरी पार्ट को जीरो करके ओमेगा स्क्वायर निकाल चुके हैं। ओमेगा स्क्वायर निकाल चुके 1/L1 प्लस L2 इंटू सी, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना, यहाँ पर उस वैल्यू को यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर में वैल्यू पुट कर देना। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट करने के बाद अब तुम्हारा कंडीशन निकल जाएगा, बीटा इक्वल टू क्या निकल गया, L1/L2। जो कंडीशन होनी चाहिए यही तुम्हारा कंडीशन है। समझ में आ रहा है सबको।
तो ओमेगा स्क्वायर से क्लियर नहीं हो पाया। ओमेगा स्क्वायर से क्लियर नहीं हुआ। ओके, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर दो यहाँ पर, बताते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू अभी हम जस्ट फाइंड कर दिए थे। इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर जब वैल्यू पुट कर देंगे तो यह निकल जाएगा L1/C। यस यस। ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद यहाँ निकल जाएगा, तो L1 को एक तरफ कर दिए, बाकी को एक तरफ कर दिए, क्योंकि C कट जाएगा, यहाँ C कट जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो L1 प्लस L2 को, L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2 इसको एक तरफ कर दिए, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस HAP। यस। 1 अपॉन HAP आ गया, 1 अपॉन HAP आ गया, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस L1 प्लस L2 इक्वल टू 1 प्लस HAP। HAP इक्वल टू क्या आ गया? L1 प्लस L2। यस। ये तुम्हारा हो गया कंडीशन फॉर सस्टेन ऑसिलेशन के लिए, तुम्हारा हार्टली ऑसिलेटर कंप्लीट हो गया। फ्रीक्वेंसी, अब देखो क्वेश्चन इसे बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, तुम लोग को हम असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं, तुम लोग देखा होगा, तीन बीच में ऑसिलेटर में देख रहा होगा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पुट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर इस पर नोमिकल आएगा, अब देखो इस तरह तुम्हारा सर्किट दे देगा, तुम्हारा इस तरह सर्किट दे देगा, लगेगा सर्किट कितना कम्प्लेक्स है। सर्किट दे देगा, L1 L2 की वैल्यू दे देगा, C के वैल्यू दे देगा। अब बोलेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और कंडीशन पूछ देगा, क्या नहीं निकल जाएगा? कंडीशन क्या है? क्या है कंडीशन? L1 अपॉन L2 है कि L2 अपॉन L1 है? सर L1 अपॉन L2 है। हाँ, अब देखो कंडीशन क्या है? HAP के वैल्यू जो होना चाहिए कितना? L1 अपॉन L2 होना चाहिए। ये पहला कंडीशन तुम्हारा निकल गया, सिंपल L1 L2 जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करो, तुम्हारा भी निकल गया। ये कंडीशन हो गया पहले। सेकंड फ्रीक्वेंसी, जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की फॉर्मूला क्या निकाले थे हम लोग, क्या फाइंड किए अभी तक? सर 1/2 पाई रूट अंडर L इक्विवेलेंट C। गुड, यहाँ से और किस कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, बाकी लोग? सफनशील, अंकित, हेलो, एनीवन? तो है ही नहीं। हेलो, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो कुछ रिप्लाई नहीं करते। और सफनशील कहाँ? चलो हम क्वेश्चन देंगे तब वहां पर पूछेंगे। चलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये देखो इस तरह तुम्हारा निकल गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल गया, हार्टली ऑसिलेटर का, और कंडीशन निकल गया। अब हम इसका तुम लोग खुद से करना होगा। इस क्या करना पड़ेगा? कोलपिट ऑसिलेटर में, कोलपिट ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस तुमको दिख रहा है? कोलपिट ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? जल्दी बोलो, कुछ दिख रहा है कोलपिट ऑसिलेटर में? हार्टली ऑसिलेटर में या कोलपिट ऑसिलेटर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? कैपेसिटर सर सीरीज में, यहाँ पर कैपेसिटर क्या हो गया? सीरीज में आ गया, और वहां पर क्या हो गया? इंडक्टर है, मतलब Z1 Z2 और Z3 का पोजीशन चेंज हो गया, कैपेसिटर और इंडक्टर का पोजीशन चेंज हो गया। यस। ये पहला डिफरेंस दिख गया। अब बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर सर्किट डायग्राम की कंपेयर हम बात कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इसका जब तुम निकालना चाहोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालोगे? सेम जनरलाइज इक्वेशन, तो हम लोग को सबको पता है कि जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है। जनरलाइज इक्वेशन में Z1 Z2 वैल्यू, Z1 Z2 और Z3 के वैल्यू पुट कर दो। Z1 Z2 Z3 के वैल्यू पुट करने के बाद इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दो, उससे आ जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगा। दिख रहा है सबको? देखो यहाँ पर Z1 Z2 Z3 के वैल्यू पुट किए जनरलाइज इक्वेशन में, या यहाँ ये इक्वेशन आया। देखो
यस ये इक्वेशन आ गया होगा जनरलाइज इक्वेशन में Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पुट करने के बाद। लेकिन यह चीज ध्यान में रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि हार्टली ऑसिलेटर में कैपेसिटर के और इंडक्टर का पोजीशन कहाँ था और कोलपिट में पोजीशन क्या था, क्योंकि जहां पोजीशन इधर उधर हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किसी और का फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद जनरलाइज इक्वेशन में इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दो। इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगा। गुड, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकलेगा, यहाँ पर ध्यान देना, यह तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू, ये सेम यहाँ पर लिखते हैं 1/2 पाई रूट अंडर जैसे वहां लिखे थे एल इक्विवेलेंट सी, यहाँ पर क्या लिखेंगे एल सी इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे एल सी इक्विवेलेंट। और सी इक्विवेलेंट क्या है, C1 + C2 नो अपॉन C1 × C2। सी को देखो यहाँ पर क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में तो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है सर, जैसे रेजिस्टेंस का पैरेलल में होता है वैसे ही होता है, मतलब 1/C1 + 1/C2। गुड, तो क्या हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 × C2 अपॉन C1 + C2। यस सेम यहाँ पर है, C1 + C2 को नीचे लेके आ जाएंगे तो एल सी इक्विवेलेंट निकलेगा। समझ में आया, यहाँ से यहाँ पर नहीं लिखा है, जो भी हो हम बता दिए 1/2 पाई रूट अंडर एल सी इक्विवेलेंट, लेकिन वहां पर क्या था एल इक्विवेलेंट सी था, लेकिन वहां पर इंडक्टर सीरीज के कारण L1 + L2 हो रहा था, यहाँ पर सीरीज के कारण C1 × C2 अपॉन C1 + C2 था। इसे तो सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तुम्हारा निकल गया। अब इसको कंडीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, रियल पार्ट को 0, रियल पार्ट को 0, तो रियल पार्ट को 0 करेंगे, यहाँ पर देखो सेम चीज है, यहाँ पर रियल पार्ट को 0 करेंगे तो हमारा रियल, याद रखना एक ही चीज, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, रियल पार्ट जब 0 करेंगे तो ω² आएगा, तो ऑलरेडी हम ω² से पहले इमेजिनरी पार्ट को 0 करने के बाद ω² निकाल चुके हैं, तो ω² का वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे। ω² का वैल्यू पुट करने के बाद हमारा कंडीशन निकल जाएगा HF = C2/C1। वहां पर कंडीशन क्या था, याद आ रहा है, L1